एसिड बेस चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने लिविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और लिविस का कॉन्सेप्ट एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। और उनको कुछ हमने डिस्कस कर लिया था लिमिटेशंस को, उनको यहाँ पे हम एक दफा रिवाइज करते हैं। तो लिमिटेशन जो हमने कहा था कि लेविस का कॉन्सेप्ट एक तो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता एसिड बेस की। रिलेटिव स्ट्रेंथ से मुराद है कि अगर हमारे पास दो एसिड है, मिसाल के तौर पर HCl है, ठीक है, या और साथ H2 और एक दूसरा एसिड है HBr, तो ये हमें नहीं बताता कि इन दोनों में से, दोनों एसिड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, इसके बारे में हमें जो ना वो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। दूसरी बात, ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सेस से मुराद ये है कि जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है, मिसाल के तौर पर HCl और जो है ना वो NaOH का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो साल्ट बनता है, ठीक है, ये NaCl बनता है या वाटर बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनती हैं ये स्टेबल होंगी या नहीं होंगी, अगर स्टेबल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती लिविस के कॉन्सेप्ट से। तीसरी इसमें बात ये थी कि रिएक्शन काइनेटिक्स, काइनेटिक्स से मुराद होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड। एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितनी जल्दी होता है, कौन लेट होता है, कौन जल्दी होता है। तो उसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि कौन से एसिड बेस का रिएक्शन स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा, अगर फास्ट होगा तो क्यों होगा, स्लो होगा तो क्यों होगा। तो ये सारे उसके ना ड्रॉबैक्स थे लिविस के कॉन्सेप्ट के। अब इनको दूर करने की कोशिश की गई कि अगर हम इनको दूर कर दें, इन कमियों को पूरा कर दें, तो लिविस का कॉन्सेप्ट एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाए। तो लिविस के कॉन्सेप्ट को ही पकड़ के उसी को बेस बना के पियर्सन ने एक नई थ्योरी दी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ये बुनियादी तौर पे लिविस के कॉन्सेप्ट पे ही जो ना वो इन्हिसार करता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, ठीक है। वो क्या है उसको पढ़। जी बच्चे। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। बच्चे वो आपका वो इंटरनेट वगैरह का मसला होगा, बाकी बच्चों को तो हो रही है ना। आप जो ना एक दफा या तो रिफ्रेश कर लें, बैकग्राउंड एप्स जो चल रही है उनको बंद करें, या फिर ये कर ले कि एक दफा डिस्कनेक्ट होके ना तो दोबारा आए, तो फिर शायद हो सकता सही हो जाए। जी सर ठीक है। अच्छा जी, तो इसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा पोलराइजेबिलिटी का। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी बेसिकली क्या है कि देखें, एक एटम है, एक उसके दरमियान में जो ना वो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस वाला, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये एक एटम का जो ना वो कह लें कि स्ट्रक्चर होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर इस एटम के करीब हम कोई इस तरह का एक पोल लाते हैं, डाइपोल लाते हैं, मसलन ये वाला, कि इसका एक तरफ जो है ना वो पॉजिटिव है और एक तरफ क्या है, नेगेटिव है। अब ये जो आप इसको इसके करीब डाइपोल लेके आए हैं ना, जो डाइपोल आप करीब लेके आए हैं, ये डाइपोल क्या करेगा, ये डाइपोल इसका जो पॉजिटिव है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कशिश करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कशिश करने की वजह से क्या होगा कि ये एटम जो पहले गोल था और सिमेट्रिकल था, इसकी अब सिमेट्री जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो है वो अब इस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, ऐसे कि इसका पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, और जो जो दूसरे वाला था ये तो पहले ही ऐसे था कि इसका पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, ठीक है। अब ये इस मॉलिक्यूल में डाइपोल बन गया है, ठीक है। कैसे बना है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था ना इसके इर्द गिर्द, उसको डिस्टर्ब किया है, उसको बिगाड़ा है किसने, ये जो सेकंड मॉलिक्यूल आया था इसने, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये पहले वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर दिया, उसने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, उसकी ओरिजिनल शक्ल से हटा दिया। पहले क्या था कि पॉजिटिव दरमियान में था, हर तरफ नेगेटिव था, अब क्या हो गया कि एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टॉर्शन आई है दूसरे मॉलिक्यूल में,
इस मालिक्यूल में पहले में, इसको हम कहते हैं ये इसकी पोलराइजेशन हो गई है। पोलराइजेशन का मतलब इसमें पोल्स बन गए हैं। पोल से मुराद है कि एक पॉजिटिव पोल बन गया है और एक नेगेटिव पोल बन गया है, दो अलग अलग हिस्से बन गए हैं, ठीक है। तो इस पोल्स, ये पोल इसके बने हैं, इसकी फरा क्या बात है, फरा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे सही। अच्छा, तो ये जो पहले मॉलिक्यूल में पोल बने हैं ये दूसरे ने बनवाए हैं, और पहले मॉलिक्यूल के अंदर जो पोल्स आसानी से बनेंगे या आसानी से नहीं बनेंगे, इसका ताल्लुक होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो आप फरा बच्चे आप लिख के पूछ रहे हैं, आपकी आवाज वो ऐसे नहीं आती सही तरह से, तो आप पूछ लें लिख के। अच्छा, तो ये जो पहले मॉलिक्यूल के पोलराइजेबिलिटी से क्या मुराद है, पोलराइजेबिलिटी से मुराद होता है कि कितनी आसानी के साथ, नहीं, नेगेटिव साइन इतने ज्यादा शो करने का मकसद ये था कि ये शो करना कि उसके इर्द गिर्द हर तरफ नेगेटिव चार्ज है, दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शो किया गया है, नेगेटिव चार्ज इतने ज्यादा रखने की वजह ये थी। अच्छा खैर, तो अब ये जो पोलराइजेबिलिटी क्या है, the ease with which electronic cloud of an atom or a molecule can be distorted by an external electric field, कि कितनी आसानी के साथ एक ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका दरमियान में पॉजिटिव और इर्द गिर्द सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का अगर हमने पोल बनाने हो तो वो आसानी के साथ बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसका इंसार होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी। अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है इसमें आसानी से पोल बन जाते हैं, और अगर इसमें पोलराइजेबिलिटी इसकी कम है तो इसका मतलब है इसमें पोल्स आसानी से नहीं बनते। मिसाल के तौर पर ना इसका इंसार होता है इसके साइज पे। अब जितना साइज छोटा होगा ना, उतना क्या होगा कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, उतना उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक उस क्लाउड को डिस्टर्ब करना, उसको बखेरना जो है वो मुश्किल होता है। जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनको पुश करना, उनको अट्रैक्ट करना, उनको बखेरना क्या होता है, आसान होता है। तो इसमें इसकी पोलराइजेबिलिटी जो है ना वो ज्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी इसकी मोर है, और इसकी जो दूसरे मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी है वो क्या है, लेस है। तो पोलराइजेबिलिटी से क्या मुराद है कि वो कितनी आसानी के साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये एक इसमें एक जो ना वो कॉन्सेप्ट था पोलराइजेबिलिटी का, कि पोलराइजेबिलिटी से मुराद होता है कि किसी मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको आसानी के साथ जो ना वो बखेरा जा सकता है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव बनाए जा सकते हैं नहीं, तो उससे मुराद होती है उसकी पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको ये जो एग्जांपल नजर आ रही है इसमें तीनों में एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, कोशिश करता है कि इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव अलग हो जाए, इसका भी नेगेटिव इसका पॉजिटिव अलग हो जाए, इसका भी नेगेटिव इसका पॉजिटिव अलग हो जाए। अब आपको नजर आ रहा है कि एल्यूमिनियम ने बड़ी आसानी के साथ और सबसे ज्यादा ब्रोमीन की पोलराइजेशन करवाई है, क्लोरीन की उससे कम है, फ्लोरीन की उससे भी कम है। तो इसका मतलब फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है, उससे ज्यादा क्लोराइड की, उससे ज्यादा ब्रोमाइड की। तो जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है उतना उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब करना क्या होता है, आसान होता है। पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें कोई क्वेश्चन है? यस सर। क्योंकि ये जो पियर्सन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस का, ये सारे का सारा पोलराइजेबिलिटी पे बेस कर रहा है, ठीक है। इसका सारे का इन्हिसार है पोलराइजेबिलिटी पे, ठीक है। अच्छा, अगर पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हो ना किसी मॉलिक्यूल की, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो ना वो लूज कर देता है, ठीक है ना। पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन बड़े मामूली से जुड़े हुए हैं, बड़े लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे को क्या कर देता है, दे देता है, ठीक है। तो ये पोलराइजेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है। अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, कि उसने ना बेसिकली क्या किया पियर्सन ने, उसने कहा कि दो तरह के एसिड होते हैं, दो तरह के बेस होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं, हार्ड बेस होते हैं, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड होते हैं, और सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस होते हैं। आवाज सही आ रही है बच्चों? जी सर, ठीक है। जी सर। चले सही है। अच्छा, तो सॉफ्ट उसने क्या किया, उसने एसिड और बेसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसने कहा हार्ड बेस और हार्ड सॉफ्ट बेस, इसी तरह हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड।
ठीक है। और ये जो हार्ड और सॉफ्ट की जो उसने टर्म यूज की ना, ये रिलेटिव थी। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के लिहाज से, कि हम दो को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हार्ड है, कौन ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। और जब ये रिलेटिव टर्म यूज हो तो वहां पे हमारे पास बॉर्डर लाइन केस भी आ जाते हैं। बॉर्डर लाइन ऐसे केस होते हैं जो ना तो हार्ड में आते हैं, ना ही किस में आएंगे, सॉफ्ट में आएंगे। दोनों में से किसी एक में भी नहीं आते, ये दरमियान में पड़े होते हैं, ठीक है। तो हार्ड और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, ठीक है। मतलब उसने बेसिस को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। हार्ड बेस उसने कहा क्या होती है, हार्ड बेस वो होती है जिसका साइज छोटा हो, ठीक है, जिसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो। पोलराइजेबिलिटी कम होने का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना मुश्किल हो, ठीक है। और उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है उसके अपने इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश बहुत ज्यादा है। और एक उसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी बड़ी हाई हो, ठीक है ना। एम्प्टी ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो खाली पड़े होते हैं, उनकी एनर्जी का और जो भरे हुए हैं उनकी एनर्जी का फर्क बड़ा ज्यादा हो। और आखिरी बात के इजीली ऑक्सीडाइज ना हो सकते हो। देखिए जिसकी इजीली ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे किसी को, ठीक है। वो पुअर डोनर होंगे, अच्छे डोनर नहीं होंगे, वो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देते, ठीक है। तो इनकी मिसाल है एफ नेगेटिव, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारे हार्ड बेसिस हैं। इसी तरह सॉफ्ट बेसिस क्या होता है, जिसका साइज बड़ा हो, उसका उलट होता है। इसका साइज बड़ा होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करना, डिस्टर्ब करना आसान है। उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, मतलब उसके अपने इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम होती है। और उसके जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनका, और जो भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का फर्क कम होता है और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इजीली ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है, ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ दूसरे एटम्स को दे देते हैं, ठीक है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ये है कि ये अच्छे डोनर होते हैं, ये आसानी से फौरन इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इनकी एग्जांपल है आयोडाइड, हाइड्राइड है, कार्बोनाइल है, और ये जो ना वो कार्बोनाइन जो ना वो अल्काइल का एक आयन है। तो ये हार्ड और सॉफ्ट बेसिस है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हार्ड एसिड क्या होते हैं। हार्ड एसिड होते हैं जिनका साइज छोटा हो, जिनकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा हो। ऑक्सीजन स्टेट का मतलब होता है चार्ज होना, पॉजिटिव चार्ज होना। मैं ठीक है, तो एसिड पे आमतौर पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाई ऑक्सीजन स्टेट का मतलब यह है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दो हैं, Fe+2 है, Fe+2 है, और दूसरा Fe+3 है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये ज्यादा हार्ड एसिड होगा इसकी निस्बत, ठीक है। तो हार्ड एसिड वो होता है जिसका साइज छोटा हो, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा हो, और जिसके अंदर कोई वेलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो एक्साइटेशन के लिए। मतलब सारे के सारे वेलेंस इलेक्ट्रॉन आमतौर पे इनके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो निकल चुके होते हैं। तो इनकी मिसाल है लिथियम, मैग्नीशियम, फेरम, फेरिक और एल्यूमिनियम वगैरह। इनके मुकाबले में सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, जिनका साइज बड़ा हो, ठीक है, जिनकी ऑक्सीजन स्टेट उनकी निस्बत कम हो, ठीक है, और इनके अंदर इनके अंदर जो ना वेलेंस इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो, जिनको मजीद ऑक्सीडाइज किया जा सके, मतलब जिनको निकाला जा सके। तो मिसाल है कॉपर, और ये एक अल्काइल मरकरी का है, और एक प्लाटिनम है। अब यहाँ पे देखें अगेन एक एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो हैं, कॉपर 2+ है, ठीक है, और कॉपर+ है, तो इन दोनों में से चार्ज किस पे ज्यादा है, ऑक्सीजन स्टेट इसकी ज्यादा है। जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है वो हार्ड एसिड, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कम है वो क्या होगा, सॉफ्ट एसिड। और जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी उसका साइज भी क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे जो मजीद ऑक्सीडाइज हो सके, तो इसका साइज भी बड़ा होगा, इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी ज्यादा है, और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अभी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकाला जा सकता है। तो बहरहाल ये थे सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड, और वो थे हमने हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। अगर आप एक चीज गौर करें, तो जो हार्ड बेस है ना, हार्ड बेस वो भी स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है, और उनकी और हार्ड एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। उनके अंदर भी जो ना वो प्रॉपर्टीज हार्ड एसिड की और हार्ड बेस की सेम होती हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड की और सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। अब जो ना वो ये जो साइंटिस्ट है ना, पियरसन, ठीक है ना, पियरसन है, यहाँ पे ये गलती से पियर ऑन लिखा गया, पता नहीं जो भी है। तो पियरसन ने क्या किया, उसने एक बड़ा सादा सा जो है ना वो एक प्रिंसिपल दिया था। उसने एक बड़ा सादा सा असूल दिया एसिड बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए।
उसने कहा कि हार्ड एसिड कोशिश करते हैं या वो प्रेफर करते हैं जुड़ने की किसके साथ, हार्ड बेस के साथ, ठीक है, और सॉफ्ट बेस जुड़ने की कोशिश करते हैं किसके साथ, सॉफ्ट बेस के साथ। मतलब उसका ये कहना था कि वो वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होता है जिसमें एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ जुड़ा हो और यहाँ सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ा हो, तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, हार्ड का हार्ड के साथ, सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ। मिसाल के तौर पर ये देखे ना, लिथियम पॉजिटिव जो है वो हार्ड एसिड है, ठीक है, तो इसका जो फ्लोराइड है वो हार्ड बेस है, तो लिथियम का फ्लोरीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो उसका कंपाउंड है वो स्टेबल है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो आयोडाइड है, ठीक है, आयोडाइड जो है वो एक सॉफ्ट एसिड है, जबकि लिथियम एक जो ना वो हार्ड एसिड, आयोडाइड एक सॉफ्ट बेस है, ठीक है, लिथियम एक हार्ड एसिड है, तो इन दोनों का जो बॉन्ड है, कॉम्बिनेशन है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो कभी भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उसका ये कॉन्सेप्ट था कि वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब अगर कोई आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ए बी, ठीक है, तो उनमें से ये तब स्टेबल होगा जब ए भी हार्ड होगा, बी भी हार्ड होगा, या फिर ए भी सॉफ्ट होगा या बी भी क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो उसका ये कॉन्सेप्ट था कि हार्ड हार्ड के साथ ज्यादा स्टेबल रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई है, कोई क्वेश्चन हो तो? सर आगे समझ। अच्छा, तो ये आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड दिखाया गया है हार्ड और सॉफ्ट एसिड का, ठीक है। तो ये एसिड का ट्रेंड अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये वाले जो सारे हैं ये हार्ड एसिड है, ठीक है, ये कुछ बॉर्डर लाइन है, मतलब ये ना हार्ड में आते हैं ना सॉफ्ट में आते हैं, येलो वाले, ठीक है, और बाकी ये वाले जो होते हैं ना ये सॉफ्ट बेसिस हैं, इसी सॉफ्ट एसिड है सॉरी। इसी तरह बेसिस में देखें, ये तीन ऊपर वाले हार्ड बेस, ठीक है, ये बाकी सारे जो है ना ये क्या है, सॉफ्ट बेस हैं, एक आधा जो है ना वो दरमियान में आता है, ना वो हार्ड में आता है ना वो किस में आता है, सॉफ्ट में आता है। नीचे भी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, आपकी बुक पे भी टेबल बना हुआ उसमें सारी हैं ये हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और ये बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन जो होते हैं ना वो हार्ड है ना वो सॉफ्ट है, ये यूं समझ लें कि वो जरूरत पड़ने पे हार्ड भी बन सकते हैं, सॉफ्ट भी बन सकते हैं, उनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो दोनों के दरमियान में होते हैं, ठीक है। इसी तरह हार्ड बेस और सॉफ्ट बेसिस है, और ये बॉर्डर लाइन बेसिस है कि जो इन दोनों के दरमियान में होती हैं, उनकी वो किसी एक तरफ भी, मतलब देखे ना इनमें कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है कि इससे इधर इधर ये कोई वैल्यू नहीं है ना कि इससे बड़ी बड़ी वैल्यू वाले जो ना वो सॉफ्ट, इससे छोटी वाले हार्ड, तो इस तरह का कोई हमारे पास डिवीजन नहीं है। तो इस वजह से जब इस तरह की डिवीजन नहीं होती तो हमारे पास बॉर्डर लाइन केस भी आते हैं, ठीक है ना। बॉर्डर लाइन केस होते हैं जो दोनों साइडों पे नहीं होते, किसी एक साइड पे नहीं होते, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज दोनों के दरमियान में होती हैं, ठीक है। ये उसकी एक जो ना वो डिस्क्रिप्शन थी। अच्छा, अब उसमें यह है कि इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है कि आप किस तरह से किसी एसिड को या बेस को कह सकते हैं कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। उसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर तो वो किसी सॉफ्ट के साथ जुड़ता है तो वो खुद भी सॉफ्ट होगा, अगर वो हार्ड के साथ जुड़ता है तो वो खुद भी क्या होगा, हार्ड होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्पीशीज है बी, आपको नहीं पता ये बेस है, आपको नहीं पता कि ये हार्ड बेस है या क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है, हार्ड बेस है या क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो आप चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी सॉफ्ट बेस के साथ और हार्ड बेस के साथ। अब ये जो यहाँ पे मरकरी, अल्काइल मरकरी है, ये एक सॉफ्ट बेस है, ये जो CH3H3 है ये एक सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो अगर तो बी एक सॉफ्ट होगा तो फिर ये इसके साथ जुड़ना पसंद करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर बी जो है वो क्या है, हार्ड है, तो फिर हार्ड एसिड जो है ये क्या है, हार्ड एसिड, ये हार्ड एसिड है, और ये जो है ये क्या है, सॉफ्ट एसिड, ठीक है। अगर बी जो है वो एक हार्ड बेस है तो रिएक्शन जाएगा इस सिमत में, मतलब बी कोशिश करेगा कि वो किसके साथ जुड़े, हार्ड एसिड के साथ। लेकिन अगर बी खुद एक जो है वो सॉफ्ट बेस है तो फिर रिएक्शन जाएगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फॉरवर्ड में, क्योंकि बी कोशिश करेगा कि वो सॉफ्ट के साथ जुड़े। तो बेसिकली अगर बी हार्ड है तो वो हार्ड के साथ जुड़ेगा, अगर वो सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट के साथ जुड़ेगा। उसी बुनियाद पे हम रिएक्शन की सिमत और वो बता सकते हैं आगे दोबारा आएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का हमने साइन लगाया हुआ है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन करवा लगाया हुआ है। ये रिएक्शन दोनों तरफ जा सकता है, डिपेंड करता है
कि बी हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर बी जो है वो हार्ड है, अगर बी क्या है हार्ड है, तो रिएक्शन इस सिमत में जाएगा। ये क्या है, इफ बी इज हार्ड बेस एच बेस, अगर बी हार्ड बेस है तो वो इस तरफ जाएगा। अगर बी जो है वो सॉफ्ट बेस है, ठीक है, तो ये क्या है, अगर बी क्या है सॉफ्ट बेस है तो फिर रिएक्शन इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन की सिमत को देख के हम बता सकते हैं कि बी हार्ड है या क्या है सॉफ्ट है। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो इसके साथ जुड़ना पसंद करता है, मतलब इस फॉर्म में रहना पसंद करता है या इस फॉर्म में रहना पसंद करता है। जिस फॉर्म में रहना वो पसंद करेगा, अगर वो इस फॉर्म में रहना पसंद कर देगा तो इसका मतलब है बी हार्ड है। अगर वो इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा तो इसका मतलब है बी क्या है, एक सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है शार्प प्रिंसिपल इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ना, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो ना वो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं शार्प प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हसाब भी कहते हैं, कुछ लोग एच पहले लगा लेते हैं। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। ठीक है, जो मर्जी बना सकते हैं आप इसका। ठीक है, हसाब प्रिंसिपल कह लें इसको या शार्प प्रिंसिपल कह लें। ठीक है, तो ये पियर्सन का हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है जी। यहाँ तक कोई मसला मसाइल? नो सर। कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सर इसकी ये जो आप जी बच्चे, सर ये जो आपने ये हार्ड बी मतलब क्या आपने बताया कि बी सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, तो सर अगर ये तो इस रिएक्शन में हमें पता चल गया कि बी जो है वो सॉफ्ट है, अगर कोई नहीं और रिएक्शन होगा देखें, तो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जी सर। ठीक है, कि मसलन मैं आपको, आपके पास ना बेसिकली सिचुएशंस होती हैं दो। अगर तो आपको कुदरती तौर पे या नेचुरली बी मिलता है इस फॉर्म में, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी सर। हाइड्रोजन का तो कन्फर्म है ये क्या है, ये हार्ड एसिड है। ठीक है, अगर ये हार्ड एसिड है और इसका बी के साथ कंपाउंड स्टेबल है तो इसके लिए फिर कन्फर्म बात है बी भी क्या है, हार्ड बेस है। सही है, जी सर। लेकिन अगर आपको बी मिले इस फॉर्म में CH3Hg, इस फॉर्म में मिले, ठीक है, और वो स्टेबल हो, तो इसका मतलब क्या है, ये तो पता है हमें कि ये सॉफ्ट एसिड है। सही है, तो अगर इसका कंपाउंड बी के साथ स्टेबल होगा और वो ज्यादा पाया जाएगा तो इसका मतलब फिर यही है कि बी भी क्या है, एक सॉफ्ट बेस है। मतलब बी का डिपेंड करता है बी हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, उसका जब हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम देखेंगे कि बी किसके साथ कंपाउंड बनाना पसंद करता है या किसके साथ प्रेफर करता है जुड़ना। ठीक है, अगर वो हार्ड के साथ जुड़ना पसंद करता है, सर हमें बी नहीं मिला है, बी ही मिलना है। नहीं, वो बच्चे ये है कि बी से मुराद है कोई भी बेस, बी से मुराद है कोई भी बेस है ना, आगे हम उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल भी पढ़ेंगे ना। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये जो आपने ऊपर एग्जांपल देखी है ना, ये वाली देखिए जरा, यहाँ पे देखें, बी से मुराद है, फर्ज करें आपके पास ये है बी OH। ठीक है, तो OH किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, क्या OH इनके साथ जुड़ना पसंद करेगा या इनके साथ जुड़ना पसंद करेगा? ठीक है, बताएं जरा फरा। सर हार्ड एसिड। ठीक है, तो चूंकि बी एक खुद हार्ड बेस है तो वो खुद वो हार्ड एसिड के साथ जुड़ना पसंद करेगा और उसका जो कंपाउंड है हमेशा किसके साथ बनेगा, इनके साथ बनेगा। ठीक है, और वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर वो बन भी जाता है दूसरे के साथ तो वो जी सर समझ आ रही है। एप्लीकेशन इसकी सबसे पहले एप्लीकेशन जो भी हम जैसे पढ़ के हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करता है ये। ठीक है, कि कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या नहीं होगा, इसका इन्हिसार होता है कि अगर तो वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है या हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन है तो वो स्टेबल होगा। अगर वो हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि AgI2 जो होता है ना वो हमें मिलता है, ठीक है, लेकिन AgF2 कभी भी नहीं मिलता। वजह क्योंकि Ag जो है वो खुद एक सॉफ्ट एसिड है और I जो है वो आयोडाइड जो है
ये एक सॉफ्ट बेस है, तो वो इसके साथ जुड़ना पसंद करता है बजाय किसके, फ्लोराइड के। फ्लोराइड जो है वो क्या है, हार्ड बेस है, ठीक है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट का कंपाउंड भी स्टेबल होता है, हार्ड हार्ड का कंपाउंड भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी का पता चला सकते हैं, ठीक है, उसको देख के। तो अगर उसका उसमें हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन है वो स्टेबल है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है फिर भी वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक दूसरी एग्जांपल है, ये वाला एक कंपाउंड है CH3COOF, ठीक है। तो ये जो है ना ये स्टेबल होता है, लेकिन इसका आयोडीन वाला जो फॉर्म है ये स्टेबल नहीं होती। वजह ये है कि ये जो एसिड है ये हार्ड एसिड है, और ये फ्लोराइड के साथ जुड़ना पसंद करेगा। फ्लोराइड भी क्या है, एक हार्ड बेस है, तो इसका फ्लोराइड के साथ कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, जबकि आयोडाइड के साथ कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल है, ठीक है। ये हम नहीं बात करते कि वो बनता ही नहीं, बन भी जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो ना वो मैटर करती हैं कि अगर वो बन भी जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। स्टेबल कब होता है, जब सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज वो कहता है कि सॉल्युबिलिटी भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। सॉल्युबिलिटी का तो प्रिंसिपल आपने जो ना वो बचपन में 9th क्लास में पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, जो एक जैसी चीजें होती हैं वो आपस में हल होती हैं। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे कि सॉफ्ट सल्यूट जो होते हैं वो सॉफ्ट सॉल्वेंट में हल होंगे ज्यादा अच्छे, और जो हार्ड सल्यूट है वो हार्ड सॉल्वेंट में क्या होंगे, हल होंगे। तो वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उलट, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जिन सल्यूट्स के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में जो ना वो लेस सॉल्युबल होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट एसिड होते हैं, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है, हार्ड बेस है, ठीक है। तो वो कहता है इसकी सॉल्युबिलिटी हाइड्रोकार्बन्स में कम होती है, जबकि इसकी बजाय अगर सल्फर और सेलेनियम वाला कोई कंपाउंड है तो ये जो होते हैं ये सॉफ्ट बेस होते हैं। सल्फर और सेलेनियम क्या होते हैं, ऑक्सीजन की निस्बत सॉफ्ट बेस होते हैं। वजह ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इनका साइज बड़ा है, ऑक्सीजन की पोलराइजेबिलिटी कम है, इनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं कि जब हम किसी चीज को हार्ड या सॉफ्ट कह रहे हैं तो उसका मतलब उसके साइज का उनका फर्क है, उनकी पोलराइजेबिलिटी का फर्क है, उनकी दूसरी चीजों का फर्क है, ठीक है। तो इस वजह से जो लाइक डिजॉल्व लाइक का एक मतलब ये भी है कि हार्ड जो सॉल्वेंट्स है वो हार्ड सल्यूट्स को डिजोल्व करते हैं ज्यादा अच्छी तरह से, और जो सॉफ्ट सॉल्वेंट्स है वो सॉफ्ट सल्यूट्स को क्या करते हैं, अच्छी तरह से क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ रेट्स एंड डायरेक्शन रिएक्शन, जैसा कि अभी हम देख के आए हैं, मैंने आपको बताया कि जिस रिएक्शन में हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा या सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा वो रिएक्शन फास्ट होगा दूसरे रिएक्शन के निस्बत जिसमें हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो। मिसाल के तौर पर आप एक रिएक्शन करवाते हैं, फर्ज करें आप कहते हैं जी H पॉजिटिव का रिएक्शन हो रहा है किसी सॉफ्ट बेस के साथ, सॉफ्ट बेस से मुराद है आयोडाइड से के साथ करवा लें, आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर हो भी गया तो इसका रेट जो है वो क्या होगा, स्लो होगा, जबकि दूसरा रिएक्शन जिसमें आप H पॉजिटिव का रिएक्शन करवाएंगे F नेगेटिव के साथ ये क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला स्लो, ठीक है, और ये वाला फास्ट। तो एक बात याद रखिएगा, जो रिएक्शन फास्ट होते हैं ना वो फास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। जितनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन जो है वो क्या होता रहेगा, फास्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये एक ये है कि जो हार्ड एंड सॉफ्ट या हार्ड एंड हार्ड या सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है ये रिएक्शन के रेट पे भी असरअंदाज होता है कि जितना जो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, अगर सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है फिर भी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, हार्ड हार्ड का बन रहा है फिर भी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, लेकिन अगर हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। दूसरा हम जो ना वो रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा ज्यादा या रिवर्स में जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वाला जो रिएक्शन है H पॉजिटिव और ये वाला, अगर आपके पास ये एक रिएक्टेंट थी इसका आपने प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करवाया है तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव है ये हार्ड बेस है, हार्ड बेस है, और ये जो H पॉजिटिव है ये क्या है, हार्ड एसिड है। तो ये आपस में, अब दूसरी आपके पास है सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड। तो यहाँ पे जो बेस है ना OH उसके पास दो चॉइसेस हैं। अब यहाँ पे उसको दो चॉइसेस मिल रही हैं, नंबर 1 कि वो इसके साथ कंबाइन हो, नंबर 2 वो जहाँ पे पहले है वहीं पे रहे। तो ये चूंकि एक हार्ड है तो ये कोशिश करेगा कि ये किसके साथ कंबाइन हो, 1 वाले के साथ। तो इट मीन्स कि रिएक्शन किस सिमत में रहेगा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अगर हम राइट जाते हैं तो OH H के साथ मिलकर H2O बनाता है,
तो ये उस सिमत में जाएगा जिस सिमत में इसका उसके साथ कॉम्बिनेशन बने, इसका उसके साथ जो है ना वो क्या हो, क्या उसे कहते हैं, इसको एच मिल जाए, ये उस सिमत में जाएगा, ठीक है ना, उस और में जाएगा, उसको और सिमत को और भी कहते हैं, ठीक है, या डायरेक्शन भी कहते हैं। तो ये एच ओ एच जो है वो एच उस सिमत में रहेगा जहाँ पे इसको एच मिल जाए, दैट्स इट, ठीक है, कि उसको अपनी तरह का हार्ड मिल जाए। तो इस वजह से हम रिएक्शन की सिमत बता सकते हैं। दूसरी तरफ नीचे वाले रिएक्शन में देखें कि यहाँ पे एच पॉजिटिव जो है वो एक हार्ड एसिड है, ठीक है, और CH3HG अगेन ये एक सॉफ्ट एसिड है, जबकि इसमें जो SH है ये SH नेगेटिव ये सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस सिमत में जाएगा, जिस सिमत में सॉफ्ट और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सॉफ्ट और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन कब बनता है, जब हम जाते हैं लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाते हैं आप, मतलब आप इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, तो फिर क्या होगा, इसके साथ क्या मिलेगा, SH मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इसमें से दो चीजें निकलती है ना, एक SH नेगेटिव निकले रह जाएगा बाकी, और एक H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो रिएक्शन उस सिमत में जाता है जिसमें SH नेगेटिव को कौन मिलता है, CH3H पॉजिटिव मिलता है, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो वो किस सिमत में हो सकता है, वो इस सिमत में हो सकता है, रिवर्स सिमत में। तो बहरहाल ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, ये रिएक्शन की सिमत को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसकी भी हमें वजाहत देता है, ठीक है। तो अच्छा जी तो दो एप्लीकेशन हमने देखी इसकी, तीन बल्कि देख ली हैं, रेट्स ऑफ रिएक्शन के हवाले से और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के हवाले से, ठीक है। अगली इसकी एप्लीकेशन है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, सर जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कैटालिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को ज्यादा कर देता है या उसको जो ना फास्ट कर देता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कैटालिस्ट जो होता है ना वो पूरे का पूरा रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसकी एक साइट होती है कैटालिटिक साइट, भारत वो रिएक्शन में हिस्सा लेती है, जैसे कि इंजाइम में होती है ना एक्टिवेशन साइट होती है इंजाइम की, इंजाइम भी कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। तो कैटालिस्ट काम करता है जी, अपना काम करता रहता है, लेकिन अगर उसकी एक्टिवेशन साइट पे आके कोई चीज जुड़ जाए और वो वहां से उतरे ना, तो वो अपना काम नहीं कर सकता कैटालिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज जो किसी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, उसके फंक्शन को, उसकी स्पीड को या उसके काम को कम कर दे या रोक दे, उस चीज को हम पॉइजन कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन। तो पॉइजन की डेफिनेशन यही है कि जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को या उसको रोक दे या उसको कम कर दे, ठीक है। तो मेटल कैटालिस्ट हमारे पास होते हैं, बेशुमार जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस में, बॉडी में भी और आउटसाइड दी बॉडी भी बहुत सारे अपने रिएक्शन पड़े हुए। मिसाल के तौर पर आपने वो रिएक्शन पढ़ा हुआ ना, एक बड़ा मशहूर मरूफ के घी से सॉरी ऑयल से घी बनाने का जो अमल है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन वाला, उसको उसमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, प्लैटिनम प्लाटिनम वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास रिएक्शंस होते हैं जिनमें आप कैटालिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उस कैटालिस्ट के साथ कोई चीज जुड़ जाए तो वो कैटालिस्ट अपना काम नहीं कर सकता, तो वो इसका मतलब ये होता है कि उस कैटालिस्ट की पॉइजनिंग हो गई है, उसके साथ आके कोई पॉइजन जुड़ गया, तो ठीक है। तो थे हम मेटल पॉइजनिंग की, तो पॉइजन वो होता है जो किसी कैटालिस्ट के साथ जुड़ जाए और उसको उसका काम ना करने दे, ठीक है ना, वो उसके साथ जुड़ गया, वो कहता है ना मैंने काम करना है ना तुम्हें करने देना है। तो और मेटल कैटालिस्ट के साथ जुड़ेगा कौन, ठीक है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं कि सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ ज्यादा जो ना वो पक्की तरह से जुड़ता है और हार्ड हार्ड के साथ, ठीक है। तो आमतौर पे हमारे पास जो मेटल कैटालिस्ट होते हैं वो सॉफ्ट एसिड होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ कौन जुड़ेगा, अगर वहां पे रिएक्शन में कोई सॉफ्ट बेस है ना, तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा और उसके साथ जो ना वो चिमट जाएगा, तो वो कहेगा मैंने अलहदा नहीं होना, और वो अलहदा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका कैटालिस्ट जाया हो गया, आपकी रिएक्शन की जो ना स्पीड कम हो जाएगी। तो इस वजह से आप अगर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपने वहां पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आप चीजें यूज कर रहे हैं इनमें कोई सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा या हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चीजों को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज आपका कैटालिस्ट जो होता है ना वो जाया हो जाएगा और आपके रिएक्शन की स्पीड ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इस पॉइजनिंग को भी हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी यही है कि ज्यादातर जो सॉफ्ट एसिड होते हैं या सॉफ्ट बेसिस होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉइजन होते हैं, ठीक है ना। पॉइजन से मुराद ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म में जो एसिड और बेस पाए जाते हैं वो सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो अगर बाहर से कोई सॉफ्ट एसिड या बेस ऐड होगा तो वो उनके साथ परमानेंटली जुड़ जाएगा
और अलहदा नहीं होगा। बड़ी सादा सी मिसाल है, बचपन से ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये एक पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस से मुराद है ये क्या काम करती है, ये जाके हीमोग्लोबिन जो है ना ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन उसके आयरन के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि ये सॉफ्ट बेस है तो आयरन एक सॉफ्ट एसिड है, उसके साथ ये जुड़ जाती है और अलहदा नहीं होती। अब हीमोग्लोबिन ने क्या करना होता है, हीमोग्लोबिन जो ना वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम ही होता है कि जो ऑक्सीजन है ना, लेट्स सपोज ये अगर आपके पास हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाता है और आसानी से डिटैच भी हो जाता है, अलहदा भी हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ना वो एक हार्ड है एसिड, और उसका जो इसके साथ बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड बनता है, इस वजह से वो बॉन्ड बन भी जाता है, टूट भी जाता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसके साथ जो बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन ले जाती है, वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड ले आती है, तो ये इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करती रहती है। लेकिन होता क्या है कि अगर वहां पे आ जाए कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ बड़ा पक्का बॉन्ड बनाता है और वो वहां से उतरता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हीमोग्लोबिन तो फारग हो गया, अब ये ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकता, तो जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि सांस लेने में दुश्वारी आती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे हमारे सामना पड़ता है, इसके साथ सामना होता है या वास्ता पड़ता है, कौन बताएगा। ये है कि जब आप बंद कमरे में हीटर चलाते हैं तो क्या होता है कि आमतौर पे जो कंबशन का प्रोसेस है ना, CH4 प्लस O2, ठीक है, क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कंबशन के अमल में। लेकिन अगर वहां पे ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर आपने बंद कमरे में हीटर लगाया हुआ है, बाहर से हवा नहीं आ रही, कमरे की हवा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आप सांस लेके जब, तो ये सांस के साथ फेफड़ों में जाएगी, वहां से ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सुबह जो ना वो अखबार में खबर आती है कि जो ना वो दम घुटने से जो ना वो इतने अफराद जो ना वो आगे पहुंच गए हैं अल्लाह के पास, ठीक है। तो ये इस तरह से हादसा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वहां पे ये सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से कभी भी बंद कमरे में आग जला के या जो ना वो नहीं सोना चाहिए, ठीक है। वैसे एक हदीस में भी आता है, अल्लाह के नबी ने जो ना वो मना किया है कि रात को जब सोते वक्त जो है ना वो आग बुझा के सोएं, ठीक है। तो उसमें भी यही हिकमत है कि जब आप आग जल रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑक्सीजन जो है वो, जाहिर आपने सर्दियों में आग जलाते हैं ना तो अंदर ही सोते हैं, बाहर तो सोते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये है कि अगर आपने कोई इस तरह का बड़ा आपका नहीं गुजारा हो रहा, तो फिर आपके कमरे की वेंटिलेशन होनी चाहिए कि उसमें प्रॉपर हवा बाहर से अंदर आ रही हो, जा रही हो, फिर भी दम घुट सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हीटर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वहां पे ये काम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का जल्दी पता चल जाए, जैसे ही आपका सांस उखड़ना शुरू हुआ है, बंदे को पता चल गया, रोला उसने पा दिया और लोगों को जगा दिया, तो फिर थोड़े से रिकवरी के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वो एक आधा मिनट और गुजर गया तो पहले आप बंदा बेहोश होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खामोश हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है, तो ये इसका सारा सॉफ्ट एंड हॉट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के साथ ताल्लुक है कि ये इसका कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन के साथ बनता है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स में जो ना वो हम कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग, अच्छा एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा होता है, हमने ये आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, लॉरी ब्रांसलेट और आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में, कि एसिड वो होता है जो डिसोसिएट हो जाए, ठीक है ना। जितना ज्यादा उसकी डिसोसिएशन होगी ना, मतलब वो H पॉजिटिव में और X नेगेटिव में टूट जाएगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब हैलोजन एसिड्स में दो चीजें होती हैं, एक H होता है और एक X है। X से मुराद है फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और मशीन। अच्छा, तो चार मतलब ये हैलोजन, एस्टाटीन होता है, उसको कभी शामिल करते हैं कभी नहीं करते, ठीक है। तो ये जो हैलोजन एस्टर्स हैं इनमें ये चार चीजें होती हैं। अब इनमें हमने देखना कि हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन, ये एक हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है, और ये किसके साथ ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा, किसी हार्ड बेस के साथ। मतलब अगर उनकी हार्डनेस देखें बेसिस की, तो सबसे ज्यादा हार्ड F है, उससे कम Cl है, उससे कम Br नेगेटिव है, उससे कम आयोडीन है। मतलब ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट है,
ठीक है, और ये वाला जो है सबसे ज्यादा क्या है, हार्ड है। ठीक है, इसका मतलब H का F के साथ जो बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होता है ना वो डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी डिसोसिएशन क्या होती है, लेस डिसोसिएशन है उसकी। ठीक है, उसकी डिसोसिएशन कम होगी, ठीक है, तो वो वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे वीक एसिड, जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वाला जो ना सबसे कम स्टेबल है क्योंकि इसमें हार्ड एसिड है और आयोडीन क्या है, सॉफ्ट बेस। सही है, तो इट मींस हैलोजन एसिड का जो ट्रेंड है इस बेसिसिटी का उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि ये आसानी से H पॉजिटिव और I नेगेटिव में टूट जाता है। ये उससे कम, और ये सबसे वीक एसिड होता है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है और ये ब्रेक डिसोसिएट नहीं होता। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, दूसरा मेटल मेटल बॉन्ड को भी वजाहत कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे। ठीक है, कि मेटल मेटल बॉन्ड हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें एक मेटल का, सेम मेटल का दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बनता है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में जो आपने मेटेलिक बॉन्ड का लफ्ज कहीं पे सुना होगा कि मेटेलिक बॉन्ड में एक मेटल एटम का दूसरे मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और वो बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। आपको पता है कि मेटल्स बड़ी हार्ड होती हैं, ठीक है, जो ना वो सख्त होती हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होती हैं वगैरह वगैरह। तो मेटल की जो हार्डनेस है, जो उनकी सख्ती है, जो उनकी स्टेबिलिटी है, वो मेटल मेटल बॉन्ड की वजह से है। ठीक है, तो मेटल मेटल बॉन्ड की एक वजाहत हम यहाँ पे ये भी देते हैं कि आमतौर पे जो मेटल्स होती है ना, क्योंकि मेटल्स में सारी मेटल एक जैसी है बॉन्ड में, उनमें किसी के भी ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वो जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है। जीरो ऑक्सीजन स्टेट का मतलब किसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जो जीरो ऑक्सीजन स्टेट में मेटल होती है ना, वो सॉफ्ट एसिड होती है और सॉफ्ट बेस भी हो सकती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है और दे भी सकती है। ठीक है, तो उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत है लफ्ज। सही है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब मेटल मेटल बॉन्ड बनता है तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट का बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से मेटल मेटल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस तरह से हम मेटल मेटल बॉन्ड को और मेटेलिक बॉन्ड को भी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट पे है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब ये है कि एक छोटी सी टर्म है, वो कहते हैं जी हार्ड लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड से मुराद बेसिस। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड कोई ऐसी चीज होती है विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन कह लें। ठीक है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। तो वो कहते हैं जी हार्ड लिगेंड होते हैं वो टेंड टू कंबाइन विद द सेंटर, वो उस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ हार्ड लिगेंड अटैच हो। मसलन ये आपके पास सेंट्रल एटम है और इसके साथ 3 लिगेंड अटैच हैं बी वाले। ठीक है, और आपके पास 2 और ऑप्शन है, बी है और सी है। तो ये जो AB3 है ये बी के साथ जुड़ना पसंद करेगा बजाय किसके, सी के साथ। ठीक है, कि मतलब जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ ज्यादा बी वाले जुड़े होंगे ये उसके साथ जुड़ेगा, और जिसमें अगर ज्यादा सी वाले जुड़े हैं वो किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ जुड़ेगा। तो वो कहता है कि जो हार्ड एसिड बेसिस होते हैं वो उस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ ज्यादा हार्ड जुड़े हों। मिसाल के तौर पर ये सेंट्रल एटम है बोरॉन, बोरॉन ना हार्ड है ना सॉफ्ट है खुद। ठीक है, इसके साथ 3 F जुड़े हुए हैं और आपको पता है 3 F जो होते हैं वो क्या है, हार्ड बेस है। ठीक है, तो इसके साथ ऑलरेडी भी 3 हार्ड जुड़े हैं, तो इस पूरे का रिएक्शन भी जब होगा तो वो किसके साथ होगा, हार्ड के साथ ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से आप दूसरा एक मॉलिक्यूल देखिए BH3, BH3, इसमें बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए बल्कि H नेगेटिव जुड़ा हुआ हाइड्राइड, और हाइड्राइड जो होता है ना वो सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो 3 हाइड्राइड जुड़े हुए हैं, ये 2 BH3 मिलके ना 2 BH3 मिलके B2H6 बनाते हैं। इसको इस तरह से डायमर की फॉर्म में लिखते हैं ये वाला। तो ये जब रिएक्शन करेगा ना तो ये हाइड्राइड के साथ जुड़ना पसंद करेगा क्योंकि इसके साथ पहले भी सॉफ्ट बेस जुड़े हुए हैं, तो ये मजीद भी सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है। या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि अगर इनके पास ऑप्शन हो कि ये जो है वो इसके साथ जुड़े या फिर इसके साथ जुड़े, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल BF3 तो ये किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, ये फ्लोराइड के साथ जुड़ना पसंद करेगा बजाय किसके, हाइड्राइड के। इसी तरह से अगर ये BH3 को देखें, इसके पास अगर 2 ऑप्शन हो के ये फ्लोराइड के साथ जुड़े या हाइड्राइड के साथ जुड़े, तो ये हाइड्राइड के साथ जुड़ना पसंद करता है बजाय किसके,
क्लोराइड के। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिम्बियोसिस, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हार्ड लिगेंड्स हैं टेंड टू फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक टुगेदर का मतलब होता है कि ऐसे झुंड बना लेना, ठीक है ना, दायरा बना लेना, इकट्ठे होना। तो हार्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, और सॉफ्ट लिगेंड्स है वो भी क्या करते हैं कि किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाएं जिसके साथ पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड अटैच हुए हैं। इस प्रोसेस को को हम कहते हैं सिम्बियोसिस। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट।